आप देखने वाले हैं मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द और उनकी उत्पत्ति। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे साइकोलॉजी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये साइकोलॉजी दिया गया है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है, साइको और लोगोस से मिलकर के साइकोलॉजी नामक शब्द बना हुआ है, जिसमें साइको का अर्थ यदि हम देखें तो क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या होता है, विज्ञान होता है। तो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, आत्मा का विज्ञान। और साइकोलॉजी है ये एक कौन सा वर्ड हो जाएगा, ग्रीक भाषा का वर्ड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, आत्मा का विज्ञान होता है। दूसरा शब्द यदि हम यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द देखें तो दूसरा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन की उत्पत्ति किससे हुई है, एडुकेयर से हुई है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, उठाना या शिक्षित करना। ये किसका शब्द हो जाएगा, आपका एजुकेशन का शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो आपका जो शब्द दिया गया है, इसमें हमें देखना है शिक्षा। जो शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई है ये शिक्ष धातु से हुई है। ये शिक्ष धातु एक संस्कृत भाषा का क्या होता है, शब्द होता है। आगे दिया गया है अगली जो अवस्था होती है, अगली अवस्था को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस अवस्था कहते हैं। एडोलसेंस नामक जो शब्द उपयोग किया जाता है, ये कौन सी अवस्था के लिए किया जाता है, किशोरावस्था के लिए किया जाता है। एडोलसेंस नामक शब्द की उत्पत्ति एडोलेशियर से हुई है। एडोलेशियर से एडोलसेंस नामक शब्द बना है। और जो एडोलसेंस या एडोलेशियर शब्द होता है ये आपका एक लैटिन शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ हो जाएगा वृद्धि। ऐसे ही हम आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका अगला शब्द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। पर्सनालिटी यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनालिटी को व्यक्तित्व कहते हैं। इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से। और किससे उत्पत्ति हुई है, पर्सोना नामक शब्द से उत्पत्ति हुई है। और ये शब्द कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, नाटकीय पोशाक या मुखौटा। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे की ओर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा हैबिट। हैबिट यानी क्या होती है, आदत। इसकी उत्पत्ति हैबिट्स नामक शब्द से हुई है। ये भी आपका किस लैटिन भाषा का क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। हैबिट यानी आदत, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं। वही हमारी क्या होती है, हैबिट्स होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला शब्द, यहाँ पे क्या दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट की जो उत्पत्ति हुई है ये इंटरेस्ट शब्द से हुई है। ये आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, यह संबंधित शब्द है या अंतर करना। इसका क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे यहाँ पर मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, मोटम से हुई है। और किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मूव और मोशन। तो यहाँ पे अभी आपने देखे कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनकी उत्पत्ति, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनमें से आपको देखना है साइकोलॉजी। साइको प्लस लोगोस से मिलकर के बना होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। शिक्षा धातु, शिक्षा जो शब्द है ये शिक्ष धातु से मिलकर बना है। और बाकी आप देखेंगे दो शब्द यहाँ पे आप देखेंगे, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द और शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द। बाकी के यहाँ पर जितने भी हैं सभी लैटिन भाषा के ही शब्द हैं। आगे की ओर देखिए, आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों के पूरे नाम और वो किस देश से संबंधित हैं, उस देश का नाम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पर दिया गया है एबी टचेनर। एबी टचेनर का यदि हम पूरा नाम देखेंगे तो इन्हें हम एडवर्ड ब्राडफोर्ड टचेनर के नाम से जानते हैं। ये किस देश से संबंधित हैं, इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। एबी टचेनर को एडवर्ड ब्राडफोर्ड टचेनर के नाम से जाना जाता है और ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे हमारे जी एस हॉल।
इनका पूरा नाम यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, ग्रानविल्ले स्टेनले हॉल हो जाएगा। ये आपके यूएसए से संबंधित हैं, यानी यूएसए देश से संबंधित हैं। अगले जो वैज्ञानिक दिए गए हैं इनका नाम हो जाएगा जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का पूरा नाम जॉन ब्राड्स वाटसन है। ये भी आपके यूएसए से संबंधित हैं। अगले जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम क्या है, वी.एफ. स्किनर। वी.एफ. स्किनर का पूरा नाम क्या है, बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये भी हमारे किस देश से संबंधित हैं, यूएसए से संबंधित हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे जो आपके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, बंडूरा साहब हो जाएंगे। बंडूरा जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। ये आपके कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कनाडा से बिलोंग करते हैं। एल्बर्ट बंडूरा कनाडा। एल्बर्ट बंडूरा किस देश से संबंधित हो जाएंगे, कनाडा से संबंधित हो जाएंगे। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं ये हो जाएंगे ई.एल. थैनडाइक। ई.एल. थैनडाइक का मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडवर्ड ली थैनडाइक, और ये भी आपके यूएसए से संबंधित हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे आई.पी. पावलाव, जिनका पूरा नाम इवान पेट्रोविक पावलाव है। ये एक रूस देश से संबंधित हैं, यानी रूसी वैज्ञानिक हैं जिन्हें पशु चिकित्सक के नाम से भी जाना जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक को हम देखेंगे, अगले मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे जे.एल. मोरेनो। इनका पूरा नाम हो जाएगा जेकब लेवी मोरेनो। जेकब लेवी मोरेनो जो हैं ये रोमानिया में इनका जन्म हुआ था और निवास स्थान क्या है, यूएसए है। अगले मनोवैज्ञानिक को यहाँ पे आप देखेंगे, अगले मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे फ्रॉवेल साहब। फ्रॉवेल साहब का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक विलियम अगस्ट फ्रॉवेल, और ये आपके जर्मनी से रिलेटेड हैं, यानी जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो वैज्ञानिक थे, ए.बी. टिचनर साहब इंग्लैंड से संबंधित हैं, जी.एस. हॉल यूएसए से, जे.बी. वाटसन यूएसए से, वी.एफ. स्किनर यूएसए से, बंडूरा साहब कनाडा से, ई.एल. थैनडाइक यूएसए से, आई.पी. पावलाव रूस से, जे.एल. मोरेनो यूएसए से, और इनका जन्म रोमानिया में हुआ था, फ्रॉवेल जर्मनी से। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको उन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं जो डिफरेंस कंट्री से हैं, यानी अलग कंट्री से। जैसे ए.बी. टिचनर इंग्लैंड, इनको आप सीधे ए.बी. टिचनर को किसके साथ जोड़कर रखेंगे, इंग्लैंड के साथ, और बंडूरा साहब को कनाडा के साथ, आई.पी. पावलाव को रूस के साथ, और फ्रॉवेल को जर्मनी के साथ। 4 को आप याद रखेंगे। बाकी के जो वैज्ञानिक हैं सभी में आपका क्या दिया गया है, यूएसए दिया गया है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पे अवस्थाएं हैं, ज़्यादातर जो यहाँ से वस्तुनिष्ठ बनते हैं आपकी कथनों से, वो इन्हीं बिंदुओं से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली यदि हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेंग के अनुसार यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है। स्ट्रेंग के अनुसार ये क्या हो जाएगी, परिभाषा। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास। ऐसा स्ट्रेंग महोदय का मानना था कि जो बालक होता है वो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का, यानी आगे का उसका जो जीवन होता है उस भावी जीवन का क्या कर लेता है, शिलान्यास कर लेता है या शिलान्यास करता है। अगला कथन यदि हम देखेंगे तो अगला कथन दिया गया है ब्रिजेज महोदय के द्वारा यदि हम देखेंगे तो इनका कथन क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है एक ऑब्जेक्ट, तो आपका यही पूछा जाता है कि संवेगों का विकास बालक में कितनी वर्ष तक हो जाता है, तो वो आयु कौन सी हो जाएगी, 2 वर्ष की हो जाएगी। यानी 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें लगभग सभी प्रकार के संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ये कथन किसके अनुसार हो जाएगा, ब्रिजेज के अनुसार हो जाएगा। अगले हो जाएंगे महोदय जे न्यूमैन का मानना था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी जो बालक होता है वो 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर और मस्तिष्क के लिए वो बड़ी ग्रहणशील होती है, माने ज़्यादातर उसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति
5 वर्ष तक पाई जाती है, ऐसा मानना था जे न्यूमैन का। और ये अवस्था 5 वर्ष तक की चल रही है, यानी शैशवावस्था हो जाएगी आपकी। और 5 वर्ष के पश्चात कौन सी अवस्था स्टार्ट होती है? शैशवावस्था जैसे ही खत्म होती है तो बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। अगला हम यहाँ पे कथन देखेंगे वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने कहा था कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये एक आपकी शैशवावस्था की क्या हो जाएगी? विशेषता भी हो जाएगी। यानी जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये किसके अनुसार हो जाएगा? ये हो जाएगा वैलेंटाइन के अनुसार। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट डेफिनेशन रहेगी हमारी क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, तो इसको सीखने का एक ट्रैक आपको मैं दिखाता हूँ। कौन कौन 20वीं शताब्दी यानी कौन कौन 20 वर्ष का हो गया है, इसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन यानी क्रो एंड क्रो 20 वर्ष का हो गया यानी 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगली परिभाषा हम देखेंगे रॉस महोदय के अनुसार। रॉस की जो परिभाषा है यहाँ पर हो जाएगा शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये किसका मानना था? ये रॉस के अनुसार हो जाएगी शैशवावस्था की परिभाषा। रॉस शिशु कल्पना का नायक है। देखिए, जब आप कई बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर मिक्स होने का ज़्यादा टेंशन रहता है। तो देखिए, आप इसको ऐसे सीखें, रॉस शिशु कल्पना का नायक है। इतना आप सीख लेंगे इसको कि जो रॉस है ये क्या हो जाएगा? शिशु कल्पना का नायक हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये परिभाषा मिलेगी, आप देखते ही फटाक से इसको टिक मार देंगे। अगला दिया गया एडलर का कथन। एडलर का मानना था शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। तो शिशु का जैसे ही जन्म होता है तो एडलर महोदय का मानना था कि उसके जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो हम इसको ऐसे सीख सकते हैं, एडलर का भविष्य में स्थान क्या है? एडलर का भविष्य में स्थान क्या है, इसके अनुसार इसको अपन लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे हम कथन देखेंगे गैसल महोदय के अनुसार। तो गैसल महोदय का मानना था बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। गैसल दुगना सीख जाता है 12 वर्ष से भी। तो यहाँ पे आप याद करने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि जो गैसल महोदय हैं ये 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से भी दुगना सीख जाता है। माने बाद के 12 वर्षों से दुगना कौन सीख जाता है? गैसल महोदय सीख जाते हैं। अगली डेफिनेशन रहेगी सिगमंड फ्रायड। इन्हें काम प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है, या काम प्रवृत्ति के बारे में इन्हें जानकारी दी थी। तो जहाँ पे भी काम प्रवृत्ति नामक शब्द आए वहीं पे आपको फटाक से टिक कर देना है सिगमंड फ्रायड के ऊपर बिना देरी किए हुए। अगली डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे, अगली परिभाषा हो जाएगी आपकी वाटसन के अनुसार। देखिए, वाटसन महोदय एक व्यवहारवादी हुए हैं। वाटसन का कहना था कि जो शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है। ये किसके अनुसार है? ये वाटसन महोदय के अनुसार है। यानी यहाँ पर डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि जो वाटसन का कथन था, शैशवावस्था यहाँ पर बताई गई है। शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा व तीव्रता होती है वो विकास की अन्य अवस्था में कैसी होती है? अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। मानव वाटसन के द्वारा बताया गया था शैशवावस्था में जो बालक होता है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। अगला कथन हम देखेंगे रूसो के अनुसार। तो अगला कथन हमारा क्या हो जाएगा? रूसो महोदय का हो जाएगा। रूसो महोदय के अनुसार यदि हम यहाँ पर देखें तो रूसो का कहना था कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। माने रूसो के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये सीखने का कुछ तरीका है जिसमें हमें क्या करना है कि रूसो के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। प्रारंभिक शिक्षक किसके हैं भैया? प्रारंभिक शिक्षक हो जाएंगे किसके? रूसो के। हाथ, पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक हो जाएंगे रूसो के। इसके बाद हम अगली अवस्था में चलते हैं।
तो अभी आपने जो डेफिनेशन देखी वो थी हमारी परिभाषाएं शैशवावस्था से संबंधित, और अब हमें परिभाषाएं देखनी हैं यहाँ पर बाल्यावस्था से संबंधित। तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस आयु को ही हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। अब बाल्यावस्था में सबसे पहला यहाँ पे जो कथन दिया गया है ये किसके अनुसार हो जाएगा, कोल एवं ब्रुश के अनुसार हो जाएगा। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बाल काल, देखें बाल काल यानी बाल्यावस्था और काल माने समय, काल यानी कोल एवं ब्रुश ने क्या कहा था, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन को सीखने का जो तरीका बनाना है, बाल को जोड़ना है काल से, काल यानी क्या है, काल यानी क्या हो जाएगा, कॉल। तो कॉल के अनुसार, कॉल ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का क्या कहा गया है, अनोखा काल कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगली यहाँ पर परिभाषाएँ। तो अगली परिभाषा में हमारा आ जाएगा रॉस महोदय का कथन। तो रॉस महोदय यानी यहाँ पर छद्म या परिपक्वता का काल। रॉस में हमें क्या याद करके रखना है, बाल्यावस्था को छद्म या परिपक्वता का क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। छद्म परिपक्वता का काल या मिथ्या काल किसके अनुसार हो जाएगी ये परिभाषा, रॉस के अनुसार हो जाएगी। अगली परिभाषा हम देखेंगे यहाँ पर ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन, 3 महोदय हैं, एक ब्लेयर, एक जोन्स और एक क्या हो जाएंगे, सिम्पसन हो जाएंगे। इनका मानना था कि जो शैक्षिक दृष्टिकोण से जो बालक होता है, बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था ही नहीं है। यानी सीधा सा यदि हम यहाँ पे कहें तो जो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन हैं, इनका कहना था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था ही नहीं होती है। अगली डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे, अगली परिभाषा हो जाएगी स्ट्रैंग महोदय के अनुसार। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन हमारी बनती है, बालक अपने को अति विशाल संसार से पाता है व उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। माने यहाँ पे हम सीधा यदि स्ट्रैंग महोदय को जोड़ दें तो स्ट्रैंग महोदय को क्या जोड़ दें, स्ट्रैंग संसार में पाता है, स्ट्रैंग विशाल संसार में पाता है। तो यहाँ पे आपको जोड़ के रखना है कि जो स्ट्रैंग महोदय हैं ये अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, विशाल संसार में पाते हैं। क्यों पाते हैं, सीधी सी बात है, ये स्ट्रैंग यानी स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, इस कारण ये अपने आप को विशाल संसार में पाते हैं। देखें अगली अवस्था, यहाँ पर सिगमंड फ्रायड आ गया। तो सिगमंड फ्रायड में हमें क्या देखना होता है, काम। जहाँ पे भी आपको काम प्रवृत्ति या काम नामक शब्द देखे वहाँ पे आपको फटाक से सिगमंड फ्रायड पर क्या कर देना है, टिक लगा देना है। अगली डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं वाइट के अनुसार जो बाल्यावस्था है ये भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है, भ्रमण और साहसिक कार्य जो होता है इसमें क्या होती है, प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। माने वाइट में क्या होती है, भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति। वाइट को आपको जोड़ के रखना है, वाइट में क्या होती है, भ्रमण और साहसिक कार्य की क्या होती है, वृद्धि होती है या प्रवृत्ति होती है। तो ये हो जाएगी वाइट महोदय के अनुसार परिभाषा। अगली परिभाषा हम फिर देखने वाले हैं स्ट्रैंग महोदय के अनुसार, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। स्ट्रैंग है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग है तो खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा कि ऐसा ही शायद कोई बालक है जिसे 10 वर्ष के बालक ने, ऐसा ही कोई खेल है शायद जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। तो ये डेफिनेशन किसके अनुसार हो जाएगी, स्ट्रैंग के अनुसार हो जाएगी। अगली डेफिनेशन यहाँ पे आप देखने वाले हैं किलपैट्रिक महोदय के अनुसार। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था माने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक का काल किसने कहा, किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया, यानी किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। अगली अवस्था में आप प्रवेश करने वाले हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस आयु को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। और सबसे पहला ही सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु बनता है वो यहीं से हमारा बनता है स्टेनली हॉल के अनुसार। स्टेनली हॉल माने प्रबल तनाव के बाद तूफान और संघर्ष का काल। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का जो काल है ये
काल किसके अनुसार है? स्टेनली हॉल के अनुसार है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? स्टेनली हॉल के द्वारा दी गई थी कि जो किशोरावस्था होती है प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल होती है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पर भी तनाव, दबाव, तूफान, संघर्ष का काल लिखे वहाँ पर स्टेनली हॉल को ही टिक लगाना है और ज़्यादा सोच विचारी में नहीं पड़ना है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे ई ए किलपैट्रिक महोदय के अनुसार ई ए किलपैट्रिक यानी कठिन काल, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, किशोरावस्था, किलपैट्रिक, कठिन काल। देखें तीनों ही शब्दों पर फोकस करें, किशोरावस्था, कठिन काल और ये आपका किलपैट्रिक, तीनों ही एक जैसे आपको एक दूसरे से जुड़े हुए लगेंगे। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी। आगे हम कथन देखेंगे रॉस महोदय के अनुसार। तो रॉस महोदय के अनुसार यहाँ पे हमारा कथन बनेगा, जो रॉस महोदय हैं इनका मानना था कि किशोरावस्था जो होती है ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में भी वृद्धि, विकास तीव्र गति से होता है और जो किशोरावस्था होती है इसमें भी वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। तो इस कारण रॉस का मानना था कि जो किशोरावस्था होती है ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था होती है। अगली डेफिनेशन हम देखेंगे किसके अनुसार? वैलेंटीन के अनुसार। वैलेंटीन के अनुसार यहाँ पर बताया गया घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियाँ होते हैं उनमें घनिष्ठ मित्रता देखने के लिए मिलती है। ये उत्तर किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे तो अगली हमें डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी वैलेंटीन के अनुसार। वैलेंटीन का मानना था कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। यानी वैलेंटीन का क्या मानना था कि जो किशोरावस्था होती है ये अपराध प्रवृत्ति के विकास की कौन सी अवस्था होती है? नाजुक अवस्था होती है, यानी नाजुक समय होता है। ये आपका वैलेंटीन के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे स्किनर के अनुसार परिभाषा। स्किनर की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्किनर का मानना था किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। यानी स्किनर माने किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने का अनुभव किसे नहीं होता है? स्किनर को। तो अपन किशोर को ना कह के क्या कहेंगे अब? स्किनर को। माने स्किनर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। स्किनर को निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा ये क्या हो जाएंगे आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन।